बहरहाल हम शो में आगे बढ़ते हैं। अब आता है वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच स्टेफनी वर्कर्स और इयो स्काई के बीच में। भाई ये मैच बड़ा कमाल का था। ये मैच मैंने बहुत अच्छे से देखा और इस मैच में ऐसे ऐसे मूवमेंट थे कि मैच देख के लग रहा था कि मैच अब खत्म होगा तब खत्म होगा, अब खत्म होगा तब खत्म होगा। दोनों बंदियों ने इस तरह की जान फूकी है जैसे पहले कभी लीटा और ट्रिश टेरिस वाले मैचेस हम देखा करते थे। अगर आप लोग 90s के एरा में होते, अगर आपने उस तरह के मैचेस देखे होते तो वो वाली फीलिंग ये मैच दे रहा था। दोनों बंदियों ने अपनी पूरी जान लगा दी और बीच में स्टेफनी ने 2 बार इयो के पैर पे बहुत बुरी तरह से हमला किया, लेकिन फिर भी बंदी लड़ती रही। लेकिन इस मैच में वही हुआ जो फैंस चाह रहे थे। हालांकि दोनों इस समय क्राउड की, फैंस की फेवरेट है, लेकिन स्टेफनी ये मैच जीत गई और इयो जो इतने समय से चैंपियन थी वो इस मैच को हार गई। और इस स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए इयो ने स्टेफनी को गले भी लगाया। दोनों ने इस मैच को बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म किया और पहली बार ESPN में ही अब टाइटल एक्सचेंज भी हो गया। तो ये था वुमेन्स डिवीजन का मैच। ये मैच जो था इससे पहले वाले 2 मैचेस से ज्यादा बेहतरीन था, ज्यादा एंटरटेनिंग था और ज्यादा एनर्जेटिक था और ज्यादा ही ट्विस्ट एंड टर्न वाला था। ये मैच मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे बेहतरीन मैच था। अब हम शो में आगे बढ़ते हैं। अब आ गया वो मैच जिसकी हाइप WWE ने इतने समय से बहुत बड़ी बना के रखी थी। मिया बीबी वर्सेस मिया बीबी, सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच वर्सेस CM पंक, AJ ली। मैच की शुरुआत होती है, मैच का समय बांधा जाता है, पहले प्रोमो दिखाया जाता है, उसके बाद मैच शुरू होता है। उसके बाद सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच की एंट्री होती है। वो पता नहीं किस वाले स्ट्रक्चर से उतर के आते हैं। भाई दोनों ने पर्पल कलर का ड्रेस पहना हुआ था। सेथ रॉलिंस तो अतरंगी है, बेकी लिंच को भी अतरंगी बना के वो इस बार लेके आते हैं और सेथ रॉलिंस की म्यूजिक मिक्स करके बेकी लिंच की म्यूजिक दोनों रिंग में आते हैं। उसके बाद CM पंक का म्यूजिक हिट होता है और बीच में उनकी म्यूजिक के साथ में AJ ली की म्यूजिक को मिक्स किया जाता है। दोनों रिंग में आते हैं, दोनों कपल रिंग में खड़े हैं, अच्छे मियाँ बीबी, बुरे मियाँ बीबी। क्राउड में AJ ली के चैंट शुरू हो जाते हैं। AJ ली के चैंट इतने जोर से क्राउड लेने लगता है कि बेकी लिंच को बर्दाश्त नहीं होता, तो सेथ रॉलिंस उनके कान बंद कर देते हैं कि मेरी बीवी को ऐसा मत परेशान करो, तुम बेकी लिंच हो, तुम AJ ली के चैंट मत सुनो। ये तो ड्रामा था ही। उसके बाद मैच शुरू होता है। जैसा कि पता है कि इस मैच में बदमाशी होनी थी, तो पहले टैग लेके सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आ जाते हैं, तो CM पंक टैग लेके अंदर आ जाते हैं। उसका बेकी लिंच सेथ रॉलिंस से टैग लेकर के मैच के अंदर आ जाती हैं और CM पंक पे चांटों से हमला करने लगती हैं। उसके बाद CM पंक AJ ली को टैग दे देते हैं, फिर दोनों महिलाएं आपस में भिड़ जाती हैं। ये मैच भी बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा था। बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस बीच बीच में बदमाशी करते हैं, खासतौर पर बेकी लिंच CM पंक को स्टील स्टेप्स पे धक्का दे देती है। एक बड़ा मूवमेंट तब आता है जब CM पंक AJ ली को टैग कर दिया, लेकिन रेफरी ने उसे देखा नहीं, क्योंकि CM पंक को बहुत देर से सेथ रॉलिंस मार रहे थे। टैग देने के लिए AJ ली के पास नहीं जाने दे रहे थे और जैसे ही वो रिंग साइड पर लाते हैं तो उधर रेफरी जैसा होता है ना कि देखने लगता है, इधर वो बेकी लिंच CM पंक के बाल नोच रही हैं, मुंह नोच रही हैं। तो इस तरह की जो ये फुटकर बदमाशी है बेकी लिंच कर रही थी और उधर से AJ ली बस चाह रही थी कि उसे एक मौका मिल जाए और वो अपने पति को बचा ले। फिर एक और बहुत अच्छा मूवमेंट आता है जहां पे सेथ रॉलिंस अपनी ही बीवी को हथियार बनाकर बेकी लिंच को अपने कंधों पर उठा लेते हैं पहाड़ की तरह, और नीचे CM पंक लेटे हुए रहते हैं और उन पर पटकने के लिए, जैसे कभी केन और आपने देखा होगा RVD इस तरह का मूव करते थे कि केन RVD को उठा के सामने वाले ओपोनेंट पर पटक देते, तो ऐसे ही सेथ रॉलिंस ने कोशिश की कि बेकी लिंच को CM पंक पे पटक दे और वो ऐसा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करते हैं CM पंक नीचे से हट जाते हैं और बेकी लिंच मुंह के बल रिंग पर गिरती है। क्राउड तो हंसता ही है, साथ में हमने देखा कि AJ ली का भी फेस दिखाया जाता है कि वो इस वाले मूव को देख के हंस रही है। तो ये बड़ा फनी मूवमेंट था। मैच में कई मजेदार और फनी चीजें और देखने को मिली, जहां CM पंक ने सेथ रॉलिंस को GTS तो लगा दिया, AJ ली रिंग में आ जाती हैं, बेकी पर हमला शुरू कर देती है। ये सब चीजें चल ही रही थी। एक और मूवमेंट आया जहां पर AJ ली को इतना गुस्सा आया कि उसने बेकी लिंच को थप्पड़ मारते मारते रिंग के एक कोने में ले गई। उसके बाद जब सेथ रॉलिंस घुसा तो उसको भी थप्पड़ मार के दूसरे कोने पे ले गई। उसके बाद हमने देखा कि AJ ली और CM पंक दोनों एक साथ
जीटीएस हिट कर रहे हैं सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच को। उसके बाद एजे ली का जो मूव है वो भी सीएम पंक एजे ली के साथ में हिट कर रहे हैं। फिर हमने सेम चीज देखी कि सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच अपने अपने मूव्स सीएम पंक और एजे ली पे हिट कर रहे हैं। फिर सीएम पंक ने स्टॉर्म भी किया, फिर एजे ली ने भी स्टॉर्म किया। ये मैच बड़ा ही गजब के पेस में चल रहा था भाई। कौन किसका मूव मार रहा है, कौन किसको क्यों मार रहा है, कौन किसको कैसे मार रहा है, ये बड़ा देखने में बड़ा मजेदार लग रहा था। फिर एक मोमेंट आता है जहां पर अनाउंसर डेस्क पर सेथ रॉलिंस को लेकर सीएम पंक चढ़ गए हैं, वहीं दूसरी अनाउंसर डेस्क पे एजे ली बेकी लिंच को लेकर चढ़ गई है। दोनों अपने अपने मूव हिट करने को ही होते हैं, लेकिन बेकी लिंच ने एजे ली को उठाकर सीएम पंक पे फेंक दिया, टेबल टूट गई। उसके बाद एक मूवमेंट ऐसा आता है जो कि बड़ा ही अच्छा लगा, जहां पे बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक और एजे ली को पेडिग्री हिट किया, वो भी एक साथ पिन फॉल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने इस पे किक आउट कर दिया। ये मैच अच्छा, इसमें एक और फनी मूवमेंट था जब एजे ली रिंग साइड के नीचे पड़ी हुई हैं, उधर पे सेथ रॉलिंस एजे ली को मॉक करते हैं, उन्हीं की स्टाइल में पूरे रिंग में चलते हैं। फिर वो एजे ली के पास जाते हैं, उनकी स्टाइल में रिंग के नीचे घूमते हैं। फिर वो ऐसे ही करते करते रिंग के ऊपर चल के आ जाते हैं। फिर वो सीएम पंक के सामने भी ऐसे ऐसे चल के आते हैं, लेकिन इतने में सीएम पंक उन्हें उठाते हैं और अपना एक जीटीएस लगा देते हैं। ये बड़ा ही कॉमेडी से भरा हुआ मूवमेंट था। इस मैच में भाई जितना एंटरटेनमेंट था, जितना मसाला था, उससे ज्यादा इस मैच में कॉमेडी चल रही थी। ये मैच कहूंगा कि मैं कॉमेडी से भरा हुआ मैच था। बड़े ही अच्छे अच्छे मूवमेंट्स थे इसके अंदर। उसके बाद लास्ट में यह होता है कि एजे ली बेकी लिंच को अपने सबमिशन में फंसा लेती हैं और बेकी लिंच इस मैच में टैप आउट कर देती हैं। तो ये मैच फाइनली जीत जाते हैं सीएम पंक और उनकी धर्मपत्नी एजे ली, जो कि 10 साल बाद जाकर रिंग में उतरी थी। एजे ली के कारण ये मैच जीता गया था। तो सीएम पंक बड़े खुश हैं, उनके चेहरे पे अपनी धर्मपत्नी को लेकर गर्व है और वो भी एजे ली की तरह मॉक करते हैं लास्ट में खुशी के मारे, और दोनों हस्बैंड वाइफ लास्ट में रिंग के अंदर गले मिल जाते हैं। तो ये मैच जो था बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बाकी मैचेस के अलावा बाकी 2 मैचेस जो स्टार्टिंग में हुए थे, उसके बाद वुमेन डिवीजन का जो मैच हुआ, उसके बाद इनका ये जो मैच हुआ, ये अब लगने लगा कि हाँ रेसल पलूजा थोड़ा कुछ तो अच्छा देने जा रही है। और इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने सीएम पंक और एजे ली को सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच से जितवा दिया, जो कि हम सबको एक्सपेक्टेड था। भाई इसके बाद रेसल पलूजा में जो हुआ वो बड़ा सरप्राइज था, और ये सरप्राइज शायद इस तरीके से ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान किया था। गोंग बजता है, एक गोंग बजता। गोंग किसका बजता आपको पता है? फिनोम द अंडरटेकर। हम देखते हैं फिनोम द अंडरटेकर बैड एस वाली, अपनी अमेरिकन बैड एस वाली उसी बाइक में उसी तरीके से एंट्री लेते हैं। पब्लिक शॉक के अंडरटेकर यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि रिंग साइड में ही स्टेफनी मैकमैन बैठी हैं, निक खान खड़े हुए हैं, अंडरटेकर आते हैं, बाइक वहाँ लगाते हैं, स्टेफनी मैकमैन को देखते हैं जैसे वो सिर्फ उनको देखने ही आए हैं, ताड़ने ही आए हैं। अंडरटेकर उतरते हैं और उनसे पूछते हैं स्टेफनी से कि सीट खाली है, वो बोलती है हाँ खाली है, तो उनके बाजू से आके बैठ जाते हैं, स्टेफनी भी बैठ जाती हैं। और अंडरटेकर कहते हैं कि मैं तुमको काफ़ी वक्त से जानता हूँ, तुम मुझे काफ़ी वक्त से जानती हो, और आर यू रेडी? तो आर यू रेडी क्या मतलब हम समझे नहीं कि क्या। फिर अंडरटेकर बताते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए आप हॉल ऑफ फेम के लिए इंडक्टी हैं। तो इस तरीके से अंडरटेकर ये अनाउंस करते हैं। ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। उसके बाद अंडरटेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो WWE अंडरटेकर के थ्रू ये मैसेज देना चाह रही थी और ये बताना चाह रही थी कि अब 2026 में हॉल ऑफ फेम के लिए स्टेफनी मैकमैन इंडक्टी हैं। भाई इसके बाद आता है रेसल पलूजा का मेन इवेंट। मैं इसे मेन इवेंट में तो बिल्कुल नहीं रखना चाहता। इसे मैच के बीच में या शुरुआत में डाल देते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इस मैच ने बहुत ज्यादा ही निराश किया है। उतना खास मैच नहीं था। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, तो इस मैच का बिल्डअप भी उतना अच्छा नहीं दिखा रहे थे। शुरुआत में ही दोनों की जबरदस्त एंट्री होती है जिस तरीके से होना चाहिए। अपने अपने दोनों भाई लोग मूव्स लगाते हैं। उम्मीद थी कि कोडी रोड्स शायद कुछ अलग करेंगे, लेकिन कोडी रोड्स को ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो गरीबों का हीरो है। और कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है वो ये है कि जैसे जॉन सीना था, अच्छा बंदा, अच्छा हीरो और पॉजिटिव वाइब और बेबी फेस, उस तरीके से ही शायद कोडी रोड्स को दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बंदा फिर भी अपने आप को चलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसने बिजनेस बहुत बना के दिया है। लेकिन पर्सनली अगर मेरी ओपिनियन आप जानने की कोशिश करोगे तो कोडी रोड्स अच्छा है। मुझे अभी से नहीं, मेरे को कोडी रोड्स तब पसंद था जब वो इससे पहले
लेगेसी वाले ग्रुप में आता था। अगर आपने देखा हो रैंडी ऑर्टन के साथ में लेगेसी का ग्रुप था, जब ये कोडिडोर हील कैरेक्टर में बड़ा अच्छा लगता था। और अब ये बेबी फेस बन गया है तो भी अच्छा ही है। और जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर के सामने इसको रखा गया तो उम्मीद थी कि शायद टाइटल चेंज होगा, ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप दोबारा मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ा ही नॉर्मल सा मैच था ये। और ऐसा जो इनके मूवमेंट्स भी थे ना, वो एक्सपेक्टेड थे कि हाँ अब ये मारेगा, अच्छा अब ये मारेगा। पता नहीं मैच के शुरुआत में मैंने देखा कि कोडी रोड्स को एक सर में कुछ घुमा, चक्कर सा आया। उसके बाद भी कोडी रोड्स ने फाइट बैक किया, लड़ते रहे। फिर एक मूवमेंट आया जहां पे क्लेमोर किक मारने के लिए, जैसा कि पहले भी क्लेमोर किक ड्रू मैकिंटायर ने कोडी रोड को अनाउंसर डेस्क पे मारी है, वैसे ही उन्होंने मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोडी रोड्स हट गए तो उनके पैर में चोट आ गई ड्रू मैकिंटायर भैया के। इसके बाद भैया कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर दोनों रिंग में थे। क्रॉस रोड लगाया गया और कोडी रोड्स को जिता दिया गया। बड़ा ही ऑर्डिनरी सा मैच था ये। मैं इसको बहुत ज़्यादा मज़ेदार तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आपकी अपनी बात है, लेकिन मेरा ओपिनियन जो है मैं बिल्कुल साफ रखता हूँ। पहला मैच जो जॉन सीना ब्रॉक लेसनर का था वो भी ऐसा ही था। दूसरा मैच ऊसो ब्रदर्स ब्रॉन्सन्स वो भी ऐसा ही था। वुमेन डिवीजन का मैच जो हुआ वो बढ़िया था। हस्बैंड वाइफ मियां बीवी वर्सेस मियां बीवी का जो मैच था वो भी बढ़िया था। लेकिन उसके बाद फिर इस मैच में आके रेसलपलूजा WWE ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। तो मेरे हिसाब से इस मैच को मैं 10 में से, अगर आप बोलोगे तो मैं 10 में से 6 नंबर या 7 नंबर ही सही दे दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। हालांकि ये ESPN पे था और ऐसा भी लग रहा था कि WWE ने AEW को कॉम्पिटिट करने के लिए बस एक रेसलपलूजा नाम का शो रख दिया है। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, जो मसाले होना चाहिए मैच के अंदर, वो सब नहीं डाले। हालांकि एलिमेंट्स पूरे थे इनके पास से, बहुत अच्छी चीज़ों को बिल्ड कर सकते थे, मैच को अच्छे से कोरियोग्राफ कर सकते थे, एक से एक मूवमेंट डाल सकते थे। जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का मैच बहुत ही मतलब जबरदस्त बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं किया इन्होंने ऐसा। अब क्यों नहीं किया ये तो ये जाने, लेकिन बहरहाल ये रिव्यू हमारा यहाँ पे खत्म होता है रेसलपलूजा का। और हाँ, मैंने आपसे कहा था कि WWE ग्रेटेस्ट राइवलरी जॉन सीना बिटवीन ब्रॉक लेसनर की मैं पूरी स्टोरी लाइन आपके सामने लेके आऊंगा, तो वो मेरे इस चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है शॉर्ट्स के फॉर्म में। आप उसे जाकर देख सकते हैं और उन सब की लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और तब तक आपका काम है इस वीडियो को देखना, लाइक करना, इसमें कमेंट करना, अपने सजेशंस देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना, क्योंकि ये चैनल आपका है जहां पे मिलती है आपको रेसलिंग की दुनिया की सारी अपडेट्स। तो मिलते हैं फिर आपसे। जय हिंद।